मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपको अपने देश के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, अपने देश के वर्तमान हालात के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा महंगी होती जा रही है। आज हमारे देश के अंदर चिकित्सा महंगी होती जा रही है। जो हमारी न्याय प्रणाली है वह भी अंग्रेज़ों के ज़माने की चल रही है। इस न्याय व्यवस्था के अंदर गरीब व्यक्ति पिसता जा रहा है और जो दबंग व्यक्ति हैं, जो जुल्म अत्याचार करते हैं समाज के लोगों के अंदर, उनका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं ये टोटली गलत हैं। कुछ परंपराएं हमारी अंग्रेज़ों के ज़माने से वैसी की वैसी ही चल रही हैं। जब तक हम अपना सिस्टम, अपनी व्यवस्था नहीं बदलेंगे, हमारे देश के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, इन सब का इसी प्रकार, इन सब गरीब तबके के लोगों पर इसी प्रकार जुल्म अत्याचार होते रहेंगे। जिस देश के अंदर न्याय बिकेगा तो उसमें गरीब को न्याय कहाँ मिलेगा। गरीब व्यक्ति महंगे महंगे वकील नहीं कर सकते। हमारी जो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका है, इसके अंदर इतना लंबा समय लग जाता है कि आदमी की हिम्मत और हौसला टूट जाता है। और हमारे अनेक न्यायाधीश इस पर अनेक बार अपने विचार दे चुके हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था बहुत महंगी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। इसलिए मेरे देशवासियों, हमें अपने देश के सिस्टम को बदलना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे देश के अंदर पढ़ाई, शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। आम आदमी प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ा नहीं सकेगा और सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई बिल्कुल समाप्त की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश और दुनिया के पूंजीपतियों के द्वारा। जब तक ये षड्यंत्र चलेगा, फिर वही गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता, अशिक्षा इस देश के अंदर फैल जाएगी। इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत से दोष हैं। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए थी, परंतु हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो इस दिशा में जानबूझ कर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जब तक हमारी शिक्षा नैतिकता से युक्त नहीं होगी और जब तक हमारी शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी, हमारे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो सकता, उनके अंदर प्रतिभा का निखार नहीं हो सकता। और दूसरा, वही शिक्षा हमारी चल रही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, क्लर्क पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे देशवासियों, हमें अपनी शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा। सरकार की सुनियोजित योजना है ये, साथ में पूंजीपतियों की मिल करके, नेताओं के मिल करके, कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, आज से 20-30 वर्ष पहले वो ख़त्म कर दी गई है। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके अंदर पढ़ाई अंग्रेजी में कर दी गई है। और हम ये देखते हैं अपने देश के अंदर कि इस देश के ऊपर 150-200 वर्ष तक अंग्रेज राज करके चले गए और 70 साल से जिनको हम काले अंग्रेज का कहते हैं वो राज कर रहे हैं। परंतु अभी तक भी इस देश के केवल 5% लोगों को अंग्रेजी आती है मुश्किल से, बाकी किसी को कुछ अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ये जो हमारी अंग्रेजी व्यवस्था है पढ़ाई की, इस अंग्रेजी ने हमारे देश की प्रतिभाओं को, हमारे बच्चों को कुंठित कर दिया है, उनको मंदबुद्धि कर दिया है। इसलिए हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारा इलाज का तरीका है, वो भी दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी
इस महंगी चिकित्सा के अंदर अपना इलाज नहीं करवा सकता और सरकारी अस्पतालों के अंदर सुविधाएं ख़त्म की जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों को ख़त्म किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों को खोलने की इजाज़त दी जा रही है। जिस देश के अंदर इलाज बिकेगा, जिस देश के अंदर चिकित्सा बिकेगी, तो वहाँ पर गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकेगा। हमारे देश की सरकारें समय समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, परंतु मैं अपने देशवासियों के माध्यम से और अपने देशवासियों के लिए इस देश के समाज के और इस देश के अंदर सरकार के अंदर बैठे हैं सत्ताधारी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश की व्यवस्था को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। इस देश के अंदर प्रत्येक वस्तुओं का निजीकरण किया जा रहा है। इस देश के अंदर स्कीम्स क्यों चलाई जा रही हैं, इन स्कीमों की ज़रूरत क्या है। एक एक स्कीम के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है हर वर्ष और उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता, 5-10% मुश्किल से मिलता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको स्वीकार भी कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर स्वीकार किया था कि जितना पैसा हम स्कीमों का गांव के लोगों के विकास के लिए भेजते हैं, उसमें से लगभग 85% पैसा बीच में खा लिया जाता है। परंतु मैं वर्तमान की सरकारों से पूछना चाहता हूं, अब क्या स्थिति बदल गई है? अभी भी कोई स्थिति नहीं बदली है। अभी भी उसी तरह से जिस प्रकार पैसा पहले खाया जाता था, आज भी पैसा खाया जा रहा है। ये स्कीमें देश के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि राजनेताओं ने ये स्कीमें अपने लिए चलाई हैं। इनके माध्यम से इनडायरेक्ट वे से पैसा खा लिया जाता है। अगर ये नेता सरकार के खजाने से सीधा पैसा खाएंगे तो इनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। इसलिए इन्होंने एक नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। जैसे ठेका प्रथा है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले तक इस देश में कोई भी कार्य ठेके पर नहीं होता था। सब कार्य सरकार करवाती थी, चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पुलों का निर्माण करना हो, चाहे बांधों का निर्माण करना हो, चाहे एयरपोर्ट्स का निर्माण करना हो, चाहे सरकारी भवनों का निर्माण करना हो, चाहे स्कूल बनाने हो। सब कार्य प्रत्येक प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने तरीके से अपनी सरकार के कर्मचारियों के द्वारा करवाया जाता था। परंतु आज ये ठेका प्रथा क्यों आ गई देश के अंदर, इसकी क्या ज़रूरत है? इस ठेका प्रथा के माध्यम से ये नेता लोग इस देश के पैसे को खा रहे हैं। ठेके का काम, अगर एक स्कूल की बिल्डिंग में कमरा बनना है तो कमरे की कीमत 1.5 लाख रुपए होती है और सरकार के खजाने से 3-3 लाख रुपया मंजूर करवाया जाता है। और जो हमारे नेता हैं, जिनको हम जातिवाद के दम पर चुनते हैं, वही जातिवादी नेता ये लोग उस सरकार के खजाने से ठेके के माध्यम से पैसे खाते हैं और ठेकेदार से पहले ही अपना कमीशन लेकर के चले जाते हैं। ये ठेका प्रथा इस देश के बर्बाद करने के लिए, इस देश को मिटाने के लिए बनाई गई है। और अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सड़क बनती थी वो 20-20, 30-30 साल चलती थी। आज सड़क 6 महीने के अंदर टूट जाती है। ये ठेके प्रथा की वजह से ही है, क्योंकि जो उसका पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, हमारे राजनेता खा जाते हैं। अगर इस देश के अंदर जो भी समस्या है वो सब राजनेताओं ने पैदा की है। और यदि हमारे देश का सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा तो राजनेता इसी तरह देश को लूटते रहेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार ठेके के माध्यम से लोग खाते हैं देश का पैसा राजनेता, उसी प्रकार स्कीम चला करके खाते हैं। जितनी भी स्कीमें देश में चल रही हैं, इन स्कीमों का जनता को लाभ केवल 10% होता है और 90% पैसा आज भी उसी तरह से बीच में खा लिया जाता है। हम इसका प्रमाण दे सकते हैं, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। हमारे साथ चलिए, हम दिखाएंगे। जो भी कोई अधिकारी, कोई राजनेता यदि जानना चाहता है सच्चाई को, तो हम उसको सच्चाई दिखाएंगे। इसलिए जो स्कीम नई नई स्कीमें चलाई जा रही हैं देश के अंदर, ये भी सिर्फ पैसा खाने के लिए हैं। डायरेक्ट पैसा सरकार के खजाने से, प्रदेशों की सरकारों के खजानों से नेता नहीं खा सकते। जिस प्रकार अगर ये डायरेक्ट पैसा खाएंगे तो लालू ने
डायरेक्ट पैसा खजाने से खा लिया था तो उनको सज़ा हो गई थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश की जनता की तरफ से, इस देश के ठेकेदारों से, इस देश के नेताओं से, क्या केवल मात्र लालू ने ही पैसा खाया देश का? ऐसा कौन सा नेता है जिसने देश के खजाने को नहीं लूटा है? लेकिन कुछ लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाता है और बाकी को छोड़ दिया जाता है। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, हमें जाति पाति से ऊपर उठ करके, हमें संप्रदाय से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके हमें अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी जो व्यवस्था है ये टोटली गलत है, हमें अपनी व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। ये व्यवस्था वही पुरानी है, ये व्यवस्था वही पुरानी है, पर बात बदलते आए हैं। बदल गया है कुछ लोगों का जीवन, बदल गया है कुछ लोगों का जीवन, लेकिन आंसू पीने वालों का परिवार वही है। इस देश की आज़ादी के बाद कुछ लोगों का जीवन बदल गया है। इस देश के जितने संसाधन हैं प्राकृतिक, उन सब का लाभ इस देश के 2 और 3% लोग ही इस देश के प्रत्येक संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं। इस देश के 2-3% लोग ही देश के सभी संसाधनों का आनंद लूट रहे हैं और बाकी की जनता आज अन्याय की चक्की में पिस रही है। जब तक हमारा ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, इसी प्रकार देश का शोषण होता रहेगा। इन स्कीमों के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है, उसके अंदर ये दिखाया गया था कि ये मनरेगा स्कीम के तहत पिछले वित्त वर्ष में 1,10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और जनता तक और प्रजा तक कुछ नहीं पहुंचा। यदि हम उस 1,10,000 करोड़ रुपए को हमारे जो देश के शिक्षित युवा हैं उनको नौकरी देने में लगाते तो 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 5 करोड़ के लगभग बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। हमारे देश के अंदर लगभग 300 के करीब स्कीमें पूरे राज्यों की और देश सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही हैं। यदि इन सारी स्कीमों को बंद कर दिया जाए और जो पैसा जनता का है और जनता के लिए खर्च हो रहा है, यदि इस पैसे से हमारे देश के युवाओं को 20,000 रुपये महीना कम से कम रोजगार दिया जाए तो एक भी बच्चा देश के अंदर बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए हमें व्यवस्था बदलनी ही पड़ेगी। यदि हम अपने देश की व्यवस्था बदल देते हैं तो 5-6 बातें इस देश के अंदर हो जाएंगी। नंबर 1, यदि हम अपने देश का सिस्टम बदलते हैं, देश के प्रत्येक युवा को शिक्षित पढ़े लिखे युवा युवती को रोजगार मिल जाएगा कम से कम 20,000 रुपये महीना, और 2-3 महीने के अंदर ही पूरे देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपना सिस्टम बदल दें तो देश के प्रत्येक बूढ़ा बुढ़िया को 5,000 रुपये महीना सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम अपने देश का सिस्टम बदल दें, अपने देश की व्यवस्था बदल दें, तो किसानों को लागत के आधार पर जो मूल्य है जिसके लिए वो आज मांग कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, वो उनकी मांग पूरी हो जाएगी और किसानों को लाभकारी मूल्य अपनी फसलों का मिलेगा। और यदि किसानों को लाभकारी फसलों का मूल्य मिलता है तो ये हमारे देश के अंदर बेरोजगारी समाप्त करने के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर सिद्ध होगा। हमारी कृषि नीति गलत है, हमारी शिक्षा नीति गलत है, हमारी उद्योग नीति गलत है। जब तक ये सही नीतियाँ नहीं की जाएंगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार यदि हम अपने देश का सिस्टम बदल दें, अपने देश की व्यवस्था बदल दें, तो देश के प्रत्येक बालक और बालिका को इस देश के अंदर वो चाहे जहाँ तक पढ़ना चाहे उसको फ्री शिक्षा मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम अपने देश का सिस्टम बदल दें तो देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को फ्री में इलाज मिल सकता है, मुफ्त में इलाज हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाए। इसी प्रकार यदि हम अपने देश का सिस्टम बदल दें तो हमारे न्याय व्यवस्था बदल जाएगी और गांव के अंदर अदालतें लगेंगी, गांव के अंदर ही फैसले होंगे। लोगों को शहरों में अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा, वकीलों के पास नहीं लुटना पड़ेगा, पुलिस के थानों के अंदर FIR दर्ज करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गांव के अंदर इसको 1 सप्ताह के अंदर न्याय मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इसी प्रकार यदि हम अपने देश का सिस्टम बदल दें तो हमारी एक नेशनल प्रोडक्शन पॉलिसी अगर बना दी जाए, जितना उत्पादन देश के अंदर होता है उसकी एक नीति बना दी जाए, तो उस नीति के तहत जब पूरा प्रोडक्शन देश का होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में और
एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, दोनों के अंदर यदि हम अपनी पॉलिसी बना करके चलें उत्पादन की, तो जो आज होता है हमारे देश के अंदर, कभी प्याज 2 रुपये किलो बिकता है, कभी 200 रुपये किलो बिकता है, तो वो स्थिति नहीं होगी। इसलिए हमारी कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, इसी प्रकार हमारे कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है जिनसे देश को आगे बढ़ाया जा सके। और मैं एक और बात अपने देश के भाइयों से, अपने देश के बुजुर्गों से, अपने देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, अगर एक गांव के सारी ज़मीन को एक व्यक्ति को वह मालिक बना दिया जाए, सारे गांव की ज़मीन को एक व्यक्ति को मालिक बना दिया जाए, तो जुल्म अत्याचार करने लग जाएगा। इसी प्रकार जो ये निजीकरण की पॉलिसी चल रही है, सरकार कह रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। हम भी मानते हैं सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम व्यवस्था करना है, सरकार का काम सिस्टम बनाना है। सरकार व्यवस्था क्यों नहीं बना रही है? आज हमारे देश के किसी गांव के अंदर रात को कोई डॉक्टर नहीं रहता, गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, गांव के अंदर पशुओं के डॉक्टर नहीं है, गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है। हर छोटे काम के लिए व्यक्तियों को शहर की तरफ दौड़ना पड़ता है। हमारे गांव का विकास क्यों नहीं किया गया किसी भी सरकार के द्वारा? जब से देश आज़ाद हुआ है और आज मैं जिस तारीख को बोल रहा हूँ, आज तक गांव के विकास की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जब तक हमारे गांव की सरकार गांव में, शहर की सरकार शहर में, राज्य की सरकार राज्य में और देश की सरकार देश में नहीं बनेगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारी केंद्र की जो सरकार है वो सारी शक्तियों को अपने पास इकट्ठा करती जा रही है। हर विषय के अंदर सेंट्रलाइज किया जा रहा है। हमने सेंट्रलाइज नहीं करना बल्कि डिसेंट्रलाइज करना है, शक्तियों का बंटवारा करना है। जब शक्ति एक ही व्यक्ति के पास हो जाएगी तो कहावत है बहुत प्रसिद्ध, करप्शन के बारे में बहुत सटीक परिभाषा दी जाती है कि भ्रष्टाचार आदमी को प्रभावित करता है। इसी प्रकार करप्शन आदमी को मिसगाइड करता है। इसलिए हमें जो है इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और जो समस्याएं इस राष्ट्र के सामने हैं उनका निदान करना पड़ेगा। हमारे नेताओं की अगर नीति ठीक हो तो एक दिन में हो सकता है। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा अपने देश के जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये भी हमारी प्रणाली दोष युक्त है, इसके अंदर भी हमारे सिस्टम के अंदर दोष है। जैसे हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का शासन हमारे संविधान के अनुसार चलाया जाता है। हमारे संविधान के अनुसार हमारा 3 टायर सिस्टम है। हमारी विधायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है, हमारी न्यायपालिका है। तो हमारे सिस्टम के अंदर दोष ये है कि जो हमारी विधायपालिका है और जो हमारी कार्यपालिका है वो दोनों एक हैं। वही हमारे विधायक हैं, वही हमारे मंत्री हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। हमने इस जो हमारी विधायक का और कार्यपालिका एक हैं, हमने इनको अलग अलग करवाना पड़ेगा, इनका चुनाव अलग अलग करवाना पड़ेगा। जब तक हमारे कानून बनाने वाले वही रहेंगे और कानून को लागू करने वाले वही रहेंगे, तो ये नेता अपने फायदे के लिए कानून बनाते रहेंगे और उन कानूनों को लागू करते रहेंगे। इसलिए हमें अपने संविधान के अंदर संशोधन करके जो हमारी वर्तमान में संसदीय प्रणाली चल रही है इसके अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। कुछ लोग जो हमारे नेता हैं इसको बदलना नहीं चाहते हैं। आज हमारे विधायक, आज हमारे एमपीज, ये जो नेता होते हैं उनके गुलाम बन गए हैं और हमारा देश पार्टियों का और नेताओं का गुलाम बन गया है। इस गुलामी को ख़त्म करने के लिए हमें अपने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री चुनाव सीधा करवाना पड़ेगा। हमें प्रणाली बहुत वर्षों तक आजमा करके देख लिया, इस प्रणाली से हमारा देश कंगाल होता जा रहा है और हम इस प्रणाली को बदल के हम पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बना करके इस प्रणाली को ख़त्म करें और इस देश के अंदर दोनों को, कार्यपालिका और विधायपालिका को अलग कर दिया जाए। कानून बनाने वाले अलग हों और कानून को लागू करने वाले अलग हों। जब तक के दोनों अलग अलग नहीं होंगे ये हमारा शोषण इसी तरह से करते रहेंगे। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, हम चाहते हैं
कि इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुसार विकास हो। राजा का पहला काम होता है अपने देश के लोगों को सुख देना, परंतु इस देश के राजा जितने भी आज तक गद्दी के ऊपर बैठे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश के प्रजा के बारे में उन्हें कम सोचा है और अपने परिवार अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचा है। तो जब तक कि हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा, हमारी व्यवस्था नहीं बदलेगी, हमारा इसी तरह से शोषण होता रहेगा। इसलिए हमें इस कार्य को करने के लिए गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और इन सरकारों से मांग करनी पड़ेगी। इन सरकारों को बताना पड़ेगा कि या तो आप बदल जाओ, नहीं तो आप लोगों को इस जनता के द्वारा बदल दिया जाएगा। और हम इस देश और दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि जब भी जुल्म अत्याचार होते हैं, कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई व्यवस्था नई इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर आती है। 1908 तक अमेरिका दुनिया के अंदर भ्रष्ट देश था, वहाँ का सिस्टम बदल गया तो आज अमेरिका सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की। इस तरह 1917 के अंदर राजनेताओं के जुल्मों से तंग होकर के, राजशाही से तंग होकर लोगों ने बगावत की थी और जब उनके जुल्म अत्याचारों को ख़त्म किया तो रूस भी आज दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रकार चाइना के अंदर भी 1950 के अंदर क्रांति आई थी। राजनेताओं के सिंहासन पर जो लोग बैठे उनके जुल्मों से तंग होकर के, तो हम वो क्रांतियाँ नहीं चाहते हैं। हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, हम प्रजातंत्र के अंदर अपनी वोट के द्वारा अपनी सरकारों को बदल सकते हैं, इन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं को गद्दी से उतार सकते हैं। आज हम किसी एक पार्टी के पक्ष और किसी पक्ष में नहीं हैं। हम तो ये देखते हैं कि इस देश की कौन सी दीवार में दरार नहीं है, इस देश की कौन सी दीवार में दरार नहीं है, सही सलामत एक विद्रोह दीवार नहीं है। ये ना पूछो इस देश को किसने लूटा, ये ना पूछो इस देश को किसने लूटा, बल्कि ये पूछो कि लूट में कौन हिस्सेदार नहीं है। आज कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमने इस देश को नहीं लूटा, सारे देश के लोग जानते हैं। आज कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई पैसा नहीं खाया। अपवाद रूप के अंदर एक कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन लगभग जितने भी सत्ता के अंदर रहे हैं लंबे समय तक, उन सब ने इस देश के अंदर लूट ही मचाई है। और ये लूट हमारे पिछले 700-800 वर्षों से चल रही है। हम कभी मुसलमानों ने लूटे, कभी हम अंग्रेज़ों ने लूटे, कभी 1947 के बाद निकाले अंग्रेज़ों ने लूटे, और वो लूट आज भी चल रही है और ये लूट बढ़ती ही जा रही है। इसलिए हमने अपने देश के बारे में, अपने बच्चों के बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। आओ सभी देशवासी मिल करके इसके ऊपर विचार करें और इस देश की व्यवस्था को बदलें। और जब देश की व्यवस्था बदल जाएगी तो जो मैंने 6 बातें बताई थी वो इस देश के अंदर सब लागू हो जाएंगी। आप सभी देशवासियों ने मेरे विचारों को सुना, आप सबका धन्यवाद।